द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा के वंशज हैं हम, फेंक जहाँ तक बाला जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ जगदीश और आप देख रहे हैं जबरदस्त क्लास फर्स्ट। दोस्तों, आप सभी का जबरदस्त क्लास फर्स्ट फॉर सीटेट जनवरी 2024 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास में आपके लिए सीटेट में जो L1 L2 से हो, किसी भी लेवल से हो, और लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड के रूप में अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज ले रखी है, तो उन संस्कृत लैंग्वेज में जो संस्कृत की पेडागोजी आएगी, जिसे संस्कृत शिक्षण कहा जाता है, उनके लिए ये क्लास होने वाली है। दोस्तों, 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 में से 15 आप मानो यहीं से आने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें हम टॉपिक से टॉपिक बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करेंगे। जैसे ये जो पहली क्लास है, ये भाषा सीखना और अधिग्रहण के ऊपर आधारित होने वाली है। उन इस टॉपिक में क्या क्या होने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर करना जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और आप कमेंट करके कमेंट बताइए कि वीडियो कैसा लगे है। दोस्तों, आशा करता हूं कि जैसे मैंने सेकंड गेट, रीट मेंस, रीट वीडियो प्री, केवीएस यूनिवर्सिटी, एएसएस टीचर दिल्ली, एसएससीटी, एयरटेल इत्यादि जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आप भी इस प्रकार के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस चैनल के ऊपर जुड़े होंगे। दोस्तों, चैनल का नाम है स्कोर प्लस बाय जगदीश सर, यूट्यूब चैनल है। चैनल के ऊपर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और पास में जो घंटी का बटन है उसको आपको दबाना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, जैसे उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, इत्यादि जो जानकारी है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेगी जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस होगी, जैसे ये क्लास सीटेट के लिए आधारित होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले अपन सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई जो बोर्ड है वो क्या कराता है, सीटेट का आयोजन करवाता है। तो इस सीटेट का आयोजन का सबसे पहले अपन सिलेबस को देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी तैयारी करते हैं उसका सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, सिलेबस को देखना चाहिए। सिलेबस में अपन लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड, उसकी पेडागोजी का सिलेबस देखना है, क्योंकि ये क्लास पेडागोजी के लिए होने वाली है। तो दोस्तों, पेडागोजी का सिलेबस क्या है कि भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र है। भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र में जो पहला पॉइंट है, सीखना और अधिग्रहण करना, ये आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। सीटेट सीबीएसई बोर्ड ने दिया है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, सीखना और अधिग्रहण करना। इसके ऊपर अपन ये क्लास आधारित होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और भी कोई बिंदु समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपना सिलेबस का नाम क्या है, कि भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र। इसमें जो पहला बिंदु का नाम है, सीखना और अधिग्रहण। ये जो टॉपिक है, ये जो पहला पॉइंट है, इसके ऊपर अपन अलग अलग पॉइंट वाइज अपन डिस्कस करने वाले, जो पूरे वीडियो में वो पॉइंट अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि भाषा, कि भाषा शब्द क्या है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा शब्द की परिभाषा क्या है, इत्यादि जो जानकारी वो आपको इस बिंदु के ऊपर मिलने वाली है। सेकंड चीज में अपन पढ़ेंगे कि भाषा के विविध रूप के बारे में पढ़ेंगे। उन विविध रूपों में एक रूप है मातृभाषा, जो कि आपके क्वेश्चन आने वाला है। मातृभाषा के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है। फोर्थ पॉइंट पे अपन पढ़ेंगे कि जैसे इसमें लिखा रखा कि पॉइंट में कि सीखना और अधिग्रहण, तो अपन सबसे पहले पढ़ लेंगे कि भाषा अर्जन, जो एक्विजिशन है वो क्या होती है, भाषा किस प्रकार से अर्जित की जाती है। और पांचवें पॉइंट पे अपन पढ़ेंगे कि भाषा का अधिगम, जो ये सीखना है, अधिगम है, लर्निंग है, वो अपन पढ़ लेंगे। और छठे में अपन पढ़ लेंगे कि अर्जन और अधिगम दोनों में अंतर क्या है, क्यों हमको अर्जन और अधिग्रहण पूछा जा रहा है, वो सब जानकारी अपन इस बिंदु में लेने वाले हैं। और जो सातवां पॉइंट है उसमें अपन पढ़ेंगे कि भाषा सीखने के चरण कौन कौन से हैं, कितने चरण में अपन भाषा पढ़ सकते हैं। इन 7 बिंदुओं के ऊपर अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे, जो कि आपके सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी। इन 7 बिंदु के अलावा आपका और कोई 8वां बिंदु नहीं है, ये मैं आपसे गारंटी करता हूँ, वादा करता हूँ। ये जो आपका सीखना और अधिग्रहण जो पॉइंट है, इस पॉइंट में ये 7 पॉइंट बनते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी करके मैं आपको बता रहा हूँ। 8वां पॉइंट कोई भी नहीं बनने वाला है, और आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ ही पीछे जो है वो एमसीक्यूएस, जो प्राइमरी ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें से इस टॉपिक से संबंधित जो जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप जरूर देखना। तो दोस्तों, अपने जो 7 पॉइंट थे, उन 7 पॉइंट में सबसे पहले अपन भाषा, भाषा शब्द के ऊपर बात करते हैं कि भाषा एक्चुअली में क्या है, और उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं कि भाषा शब्द कैसे बना, क्योंकि दोस्तों अपन संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत में अपने को व्युत्पत्ति सबसे पहले देखना पड़ता है। तो दोस्तों, संस्कृत की एक धातु है, भास धातु है। भास धातु से अच प्रत्यय करते हैं, ठीक है, अच प्रत्यय करते हैं तो भास शब्द बनता है। और जब भास शब्द बनेगा, इस भात शब्द का स्त्रीत्व की विवक्षा में अजज टाप से टाप प्रत्यय होने पर टाप में बचता है आ, और जब इसको बनाने पर अकश्रवण दीर्घ करने पर भाषा शब्द बन जाता है। कि भाष्यते अनया इति भाषा है, क्या है कि भाष्यते अनया
इति भाषा, ये भाषा शब्द की व्युत्पत्ति है। भाष धातु है, भाष धातु से भाष धातु से अच प्रत्यय करेंगे तो भाष शब्द बनता है, और इसको स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्यतश टाप सूत्र से टाप प्रत्यय करने पर भाषा शब्द बनता है कि भाष्यते अनया इति भाषा। दोस्तों, परिभाषा के रूप में अगर देखें इसको अपन कि भाषा शब्द की क्या परिभाषा दें, तो दोस्तों भाषा शब्द की परिभाषा है कि भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करना या दूसरे के विचारों को समझना ही क्या है, भाषा है। क्या है कि हमारे विचारों को व्यक्त करना तथा दूसरे के विचारों को समझना या समझने का एक साधन है। तो इस प्रकार से भाषा की परिभाषा हुई कि हमारे विचारों को व्यक्त करना तथा दूसरों के विचारों को जो समझना है वही भाषा कहलाती है। ये एक साधन है जो कि भाषा कहलाती है। तो दोस्तों, सेकंड जो पॉइंट है कि भाषा के विविध रूप। दोस्तों, भाषा के विविध रूप में अपन 4 रूपों की बात करते हैं। पहला रूप में अपन बात करते हैं कि मातृभाषा, जिसे इंग्लिश में अपन कहेंगे कि मदर टंग। सेकंड भाषा के रूप में अपन राष्ट्रभाषा की बात करेंगे कि राष्ट्रभाषा भी एक भाषा का रूप होता है जिसे नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। अगर तीसरी बात करें, एक अपनी आती है राजभाषा, और जो एक चौथी भाषा आती है जिसे कहते हैं, कौन सी भाषा कहते हैं, मानक भाषा। दोस्तों, सबसे पहले मातृभाषा या मदर टंग की बात करें। मदर टंग वह भाषा होती है जो बच्चा अर्जित करता है, जो किसी के द्वारा थोपी नहीं जाती, वो अपने आप स्वाभाविक रूप से जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, जो कि प्रारंभिक भाषा होती है। सेकंड बात राष्ट्रभाषा की करते हैं। राष्ट्रभाषा एक राष्ट्र की भाषा होती है, जो एक राष्ट्र की आधिकारिक लैंग्वेज होती है। जैसे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है संवैधानिक दृष्टि से। राजभाषा एक देश में, एक जो भारत एक राज्य है जैसे कि संविधान में लिखा हुआ है, तो उसकी जो संवैधानिक भाषा है उसको राजभाषा कहते हैं। संवैधानिक भाषा का मतलब जो काम-काज वगैरह जो होते हैं वो राजभाषा में होते हैं। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब दिया गया दर्जा, तो 1963 में एक एक्ट आता है, OLA, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आता है, जिसके तहत हिंदी को संवैधानिक भाषा, राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। आर्टिकल 343 ए के तहत हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। दोस्तों, मानक भाषा की बात करूं तो शिक्षा और जो कार्यालय की भाषा होती है, किसकी, शिक्षा और कार्यालय की जो भाषा होती है उस भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। तो दोस्तों, भाषा के विविध रूपों में 4 रूपों की अपने बात की थी। सबसे पहला क्या है, मातृभाषा। सेकंड रूप में अपने राष्ट्रभाषा की बात की थी। थर्ड में अपने राजभाषा के बारे में पढ़ा था, और फोर्थ में अपन ने क्या पढ़ा था, मानक भाषा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 1963 में, OLA एक्ट आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। उसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। आर्टिकल 343 फर्स्ट के अंतर्गत इसको क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है। इतना याद रखना जरूरी है। दोस्तों, तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट है कि मातृभाषा क्या है। तो मातृभाषा का मतलब होता है कि मदर टंग, माँ की भाषा। इसमें विशेष क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वह भाषा जो किसी के द्वारा नहीं सिखाई जाती है, अपने आप बच्चा सीखता है, अपने आप बच्चा सीखता है, उस भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहा जाता है। वह भाषा जो स्कूल जाने से, विद्यालय जाने से पहले ही वह उस भाषा में बात करना सीख जाता है, उस भाषा को समझना सीख जाता है, उस भाषा को क्या कहा जाता है, मातृभाषा कहा जाता है। यह भाषा किसी के द्वारा सिखाई नहीं जाती है, किसी के द्वारा सिखाई नहीं जाती हैं, सिखाई
नहीं जाती है, ऐसी भाषा को क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है, मदर टंग कहा जाता है। बालक परिवार से सीखता है। मदर टंग कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। इस प्रकार की भाषा को क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी भाषा जो स्कूल जाने से पहले सीख जाता है या अपने परिवार से सीख जाता है या बच्चा स्वयं सीखता है, किसी के द्वारा नहीं सिखाई जाती है, ऐसी भाषा को क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों उसके बाद जो अपना पॉइंट है कि भाषा अर्जन। दोस्तों अपना टॉपिक का नाम भी है कि अधिग्रहण या अर्जन जो है वो क्या होता है, कि भाषा का अर्जन किस प्रकार से होता है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो इंग्लिश टर्म है ACQUISITION, एक्यूजन है, जो लैंग्वेज एक्यूजन है, ये इंग्लिश टर्म भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अपना लैंग्वेज जो अपना जो पेपर आता है वो दो लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश में आता है, और ये संस्कृत का है तो ये संस्कृत में आएगा। तो दोस्तों अगर कहीं कहीं बार क्या होता है कि जब जब अपन सीडीपी वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने को हिंदी जो वर्ड होता है वो अपने को समझ में नहीं आता है, उसके बजाय अपने को इंग्लिश में समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। अपन ने जो चीज जो वर्ड पढ़ा है हो सकता है कि वहाँ दूसरा वर्ड आ जाए, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द होता है। अतः मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि इंग्लिश टर्म भी आप साथ साथ में याद करते चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद अपन भाषा अर्जन के बारे में समझते हैं कि भाषा अर्जन क्या होता है। दोस्तों भाषा अर्जन का मतलब होता है कि भाषा जो होती है क्या होती है? भाषा मनुष्य की भाषा अर्जन जो होती है वो क्या होती है? मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये किसी के द्वारा सिखाई नहीं जाती है। भाषा भाषा व्यक्ति अपने आप समझता है, और जन्मजात प्रवृत्ति होने के बाद भाषा जब व्यक्ति सीख जाता है तो वो वार्तालाप करता है। क्या करता है? वार्तालाप करता है। ठीक है, भाषा का सहज रूप से वह क्या करता है? सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। प्रयोग करना सीख जाता है। सीख जाता है। ठीक है, भाषा अर्जन में एक चीज क्या होती है कि यह बिना किसी बाहरी बिना किसी बाहरी दबाव के या किसी के सिखाने से नहीं सीखी जाती, बल्कि बिना किसी बाहरी दबाव के सीखी जाती हैं, अर्जित की जाती हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही सीखी जाती हैं, उसे भाषा अर्जन कहा जाता है। भाषा अर्जन में अगर पॉइंट रूप में देखें तो भाषा अर्जन एक क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसे? क्या भाषा को किसी के द्वारा नहीं सिखाई जाती है, भाषा अपने आप सीखी जाती है, इसे ही भाषा अर्जन कहा जाता है। अतः यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट करें कि यह एक जन्मजात प्रक्रिया है। क्या है? जन्मजात प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक जन्मजात प्रक्रिया है। बालक जैसे ही जन्म लेगा अपने आप वह अपने वातावरण से भाषा को ग्रहण करेगा, उसे ही क्या कहा जाता है? भाषा एक जन्मजात प्रक्रिया कही जाती है। यह एक सहज प्रक्रिया होती है। सहज प्रक्रिया है। कैसे? भाषा अर्जन करना एक सहज है, अपने आप होता है, किसी के द्वारा कहा नहीं जाता है। चाहे वह सही सीख रहा है या गलत सीख रहा है, लेकिन सहज रूप में भाषा को अर्जन किया जाता है। अतः एक भाषा एक सहज प्रक्रिया है। चौथी बात करें कि अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा अर्जन करना एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। कैसे? भाषा किसी के द्वारा सिखाई नहीं जाती, औपचारिक रूप से अपन को नहीं सिखाई जाती है। अतः भाषा एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। बच्चा कहीं क्लासरूम में बैठ के या कहीं और जगह जाकर के भाषा को नहीं सीखता, वह अपने आप सीख जाता है। तो इसे क्या करता है? अनौपचारिक प्रक्रिया कहा जाता है। पांचवें पॉइंट पे बात करें तो भाषा एक क्या है? अचेतन प्रक्रिया है। क्या है? अचेतन प्रक्रिया है। कैसे? इसको किसी भी चेतन मस्तिष्क से भाषा का अर्जन नहीं किया जाता है। बच्चा सो रहा है या अपन कुछ बोल दिया या अपन ने कुछ संकेत प्रयोग किया, वो सब बच्चा सीख रहा है। अतः भाषा क्या है? एक अचेतन प्रक्रिया है। ये एक वातावरण का प्रभाव इसमें ज्यादा होता है। क्या होता है? वातावरण का प्रभाव इस पे ऊपर ज्यादा पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो भाषा का अर्जन होता है वो मातृभाषा में सबसे ज्यादा भाषा का अर्जन होता है। सेकंड लैंग्वेज तो अपन भाषा अधिगम करते हैं, लेकिन भाषा अर्जन को आप मोटे मोटे रूप में समझ सकते हैं कि भाषा एक जन्मजात प्रक्रिया होती है। भाषा सीखना
वह वार्तालाप के द्वारा आदि जो अपन करते हैं वही भाषा अर्जन कहलाती हैं। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है अर्जन करना, भाषा किसी के द्वारा सीखी नहीं जाती, अपने आप सीखता है। जन्मजात प्रक्रिया है, बाहर से इसको लाई नहीं जाती है। सहज प्रक्रिया है, अपने आप बालक सीखता है। अनौपचारिक प्रक्रिया है, कहीं भी ऑफिशियल जगह पे बैठ के, क्लासरूम में बैठ के भाषा को नहीं सीखा जाता है, अपने आप अर्जन की जाती है। अचेतन प्रक्रिया है, बालक अपने अचेतन मस्तिष्क से इसको सीखता है और वातावरण का प्रभाव इसके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। और सातवें पॉइंट में इसके ऊपर जो मातृभाषा है, मातृभाषा को अर्जन किया जाता है, अतः मातृभाषा के ऊपर सर्वाधिक ज़्यादा प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं कि भाषा का अधिगम। सबसे पहले भाषा अर्जन के बारे में बात कर ली, जो कि एक स्वाभाविक रूप से जन्मजात प्रक्रिया होती है, लेकिन अधिगम एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है। यह जन्मजात नहीं होती है, भाषा को सीखा जाता है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, यह एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है? अस्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसे? कि जो भाषा का अधिगम होता है वो स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, अस्वाभाविक रूप से होता है। उसमें अपने को प्रयास पूर्ण रहना पड़ता है। अपन बिना प्रयास के नहीं सीखते हैं। तो भाषा का अधिगम क्या होता है कि प्रयास पूर्ण रहना पड़ता है, प्रयास पूर्ण होती है। आगे बात करें कि ये एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, औप औपचारिक प्रक्रिया होती है, अनौपचारिक नहीं होती है। क्या होती है? औपचारिक प्रक्रिया होती है। कैसे? दोस्तों, अपने को स्कूल में जाना पड़ता है, विद्यालय में जाना पड़ता है, क्लासरूम में जाना पड़ता है, शिक्षक की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, सेकंड चीज, किताबों की जरूरत पड़ती है, तब भाषा का अधिगम होता है। ऐसे ही भाषा का अधिगम नहीं होता। अतः भाषा एक अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक रूप से अपने को इसमें क्या करना है? काम करना पड़ता है। उसके बाद करें कि ये एक चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया थी, लेकिन भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। कैसे? दोस्तों, भाषा अधिगम जो होता है वो चेतन रूप से क्लास में उपस्थित होते हैं। जो टीचर अपने को बता रहा है, प्रयास करना पड़ता है। अतः भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। पांचवी बात करें कि भाषा जो अधिगम होता है वो अधिगम मातृभाषा से कई गुना ज्यादा दूसरी जो भाषा होती है उससे होता है। दूसरी भाषा से मतलब सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज होती है, उस सेकंड लैंग्वेज से इसका बहुत ज़्यादा संबंध होता है। जो भाषा अर्जन था वो मातृभाषा से ज़्यादा संबंध था, लेकिन भाषा अधिगम दूसरी भाषा होती है उससे बहुत ज़्यादा अधिगम था। बहुत सारे जो भाषाविद थे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, जैसे कि स्किनर ने कहा कि जो भाषा अधिगम होता है वो अनुकरण से होता है, उसमें पुनर्बलन की भी जरूरत है। जैसे बालक ने कुछ अनुकरण किया, उसमें पुनर्बलन तो वो सीख जाएगा। तो वो अधिगम किसने बताया था? स्किनर द्वारा बताया गया था। वाइगोत्स्की जो होते हैं वो उसको सामाजिक माहौल में ज़्यादा बताते हैं कि भाई सामाजिक रूप से बच्चा सीखता है। वो सभी बातें अपन आगे समझने वाले हैं। मोटा मोटा यहाँ पे अपन ने समझ लिया अर्जन और अधिगम के बारे में। तो दोस्तों, उसके बाद पॉइंट आता है कि भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में क्या अंतर है। तो दोस्तों, भाषा अर्जन में अपन ने पढ़ा था कि ये एक क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। मोटा मोटा अंतर अपन समझ लेते हैं। लेकिन भाषा अधिगम एक क्या है? अस्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसे? आप समझ ही चुके होंगे कि वो एक स्वाभाविक रूप से होती है, जन्मजात होती है, लेकिन इसको अपन को समझना पड़ता है। सेकंड चीज, ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। किसी भी स्कूल, विद्यालय, शिक्षक आदि की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। इसमें स्कूल की भी जरूरत पड़ती है, बुक्स की जरूरत पड़ती है, शिक्षक की जरूरत पड़ती है, क्लासरूम की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। उसके बाद ये एक जन्मजात होती है, जन्मजात प्रक्रिया है भाषा अर्जन करना, लेकिन इसको क्या कहता है? सीखा जाता है। इसको क्या किया जाता है? सीखा जाता है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं भाषा अर्जन मातृभाषा में होता है। किसमें होता है? मातृभाषा में होता है। और जो अधिगम होता है वो क्या होता है कि दूसरी भाषा में होता है, सेकंड लैंग्वेज में होता है, वो भाषा अधिगम में होता है। सबसे चीज इनमें इसमें वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वातावरण का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अपन स्कूल में जाते हैं और फिर भी वातावरण का पड़ते ही हैं, लेकिन फिर भी इतने इसमें कम पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद जो अंतिम अपना इस टॉपिक में बिंदु है कि भाषा सीखने के चरण कौन कौन से हैं। दोस्तों, भाषा सीखने के 4 चरण हैं, 5 चरण हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो चरण होता है भाषा सीखने का, वो होता है कूकना। क्या होता है? कूकना। बच्चा धीरे धीरे आवाज में रोता है। जो 6 सप्ताह का बालक होता है, कितने सप्ताह का?
6 सप्ताह का बालक कूकता है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि कूकना जो है ये अपने सीटेट और रीट दोनों में ही काम आ जाएगा। कूकना मतलब 6 सप्ताह का बालक कूकता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि कूकना कितने सप्ताह का या कितने दिनों का बालक है, तो 6 को 7 से गुणा करो तो 7 छिंग 42 दिनों का जो बालक है, ठीक है, एक से 1.5 महीने का बालक है, वो बालक क्या करता है कि कूकता है, धीरे धीरे कूकता है। उसके बाद बबलाना, ठीक है, बबलाना या बबलाना को बलबलाना भी होता है। क्या होता है? बलबलाना। बलबलाना कितने सप्ताह का बालक करता है? तो 6 माह का। 6 महीने का जो बालक जब हो जाता है तब वह बलबलाना कर जाता है, थोड़ी बहुत बबलाता है। उसके बाद तीसरे पे बात करें तो एक शब्द का उच्चारण बालक कब करता है? एक शब्द का जो उच्चारण होता है, एक शब्द का उच्चारण बालक 1 साल का जब हो जाता है तब वह एक शब्द का उच्चारण करता है। दो शब्द का उच्चारण, दो शब्द का उच्चारण जब 18 महीने का बालक हो जाता है। कब हो जाता है? 18 माह का जो बालक होता है वो एक शब्द, दो शब्द का उच्चारण करने लग जाता है। और जो लंबे लंबे जो उच्चारण करता है, लंबे लंबे शब्दों का उच्चारण करता है, जब बालक 2 से 4 साल का होता है तब बालक लंबे लंबे इनका उच्चारण करने लग जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि भाषा सीखने के चरण में सबसे पहले कूकना 6 सप्ताह का बालक 42 दिनों का हो जाता है। बलबलाना या बबलाना 6 माह का बालक करने लग जाता है। एक शब्द का उच्चारण 1 साल का बालक करता है। दो शब्द का उच्चारण 18 महीने का बालक करता है। और लंबे लंबे उच्चारण 2 से 4 साल का बालक होता है, वो लंबे लंबे शब्दों का उच्चारण करता है। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने सीखना और अधिग्रहण से संबंधित जो 7 पॉइंट बताए थे, उन 7 ही पॉइंटों को यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद अब अपन पुराने ईयर की क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं PYQS क्वेश्चन में, उसका अपन ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि मातृभाषा शिक्षणस्य ज्ञान उद्देश्येषु निम्नलिखितेषु किम नास्ति। दोस्तों जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने को ये चीज यहाँ पे देखनी कि अस्ति पूछा या नास्ति पूछा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? नास्ति, कि भाषा शिक्षण के ज्ञान के उद्देश्य में क्या नहीं है? भाषा तत्वानां पर्याप्त ज्ञानम, विषय वस्तुनः ज्ञानार्जनम, उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, भाषायां विभिन्न प्रकाराणां लेखकानां विषयस्य ज्ञानार्जनम। कि मातृभाषा के शिक्षण में क्या पूछा है? मातृभाषा के शिक्षण में ज्ञान के उद्देश्य में क्या नहीं होना चाहिए? भाषा तत्व का ज्ञान होना ही चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान या उच्चारण का ज्ञान, या भाषा के विभिन्न जो प्रकरण है, लेखन है, विषय है, उनका ज्ञान। तो इन चारों में से क्या नहीं है? तो विषय वस्तु का ज्ञान भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन लेखकों का ज्ञान, उस मातृभाषा में क्या लेखक है नहीं है, उनका ज्ञान मातृभाषा में उसको ज्ञान हो, ये जरूरी नहीं है। अतः आपका 4 नंबर का ऑप्शन है वो आपको सही हो जाएगा। इसमें नास्ति पूछा तो ये नहीं है, लेकिन ऑप्शन की दृष्टि से ये सही है। अतः 4 नंबर आपका क्वेश्चन सही, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति, कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? विचाराणाम अभिव्यक्ति, भाषाया अधिगमः, लेखन दक्षता और सृजनात्मकता। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है ना? विचारों की अभिव्यक्ति। अपन ने पहले पढ़ा कि भाषा का मतलब क्या होता है? अपने विचारों का उपयोग करना। भाषा या अधिगम, भाषा का अधिगम करना। भाषा शिक्षण का मतलब भी भाषा भिन्न हो गया। लेखन दक्षता, वह उस भाषा में लिखे। और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। और लेखन दक्षता है भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, जो उद्देश्य है वो लेखन क्षमता, ये भी हो सकता है, लेकिन सृजनात्मक क्रिएटिविटी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों अगला पॉइंट करें, यदि छात्राः कस्यांचित् भाषायां पठिताः यस्यांच तेषाम् अधिकारः सम्यक् नास्ति तर्हि। भाषा किसी भी भाषा, बालक किसी भी भाषा में पढ़ता है जिस भाषा में उसका अधिकार नहीं है, इसका क्या मतलब है? समीचीन विचाराणां भवितुं न अर्हति, विद्यार्थिनः रटन अभ्यासस्य कथंचित् कृत्रिम स्मरणस्य अभ्यासं कल्पयन्ति, विद्यार्थिनां पठने आसक्तिः नास्यति। क्या सभी सही हो सकते हैं? अगर बालक जिस भाषा को पढ़ रहा है उस भाषा में उसका अधिकार नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है? कि समीचीना विचारणा भवितुम नार्हति, समीचीन विचार नहीं है, हो सकता है। कि रटन अभ्यास से कृत्रिम स्मरण के अभ्यास की कल्पना करता है, ये भी हो सकता है। विद्यार्थी नाम पठने आसक्ति न नश्यति, यह भी हो सकता है। और उपयुक्त सर्वम अपि संभवति, तो सभी इसमें सही हो सकता है। दोस्तों अगला अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थीषु उच्च प्राथमिक स्तरे उत माध्यमिक स्तरे भाषायां रुचि संवर्धनार्थम अपेक्षितम किम नाम। उच्च प्राथमिक स्तर 8वीं तक, माध्यमिक स्तर 10वीं तक के बालकों में
भाषा के रुचि संवर्धन के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थिनः पुस्तकानि पठितुं सूचिताः भवेयुः। विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ने के लिए सूचित करें। विद्यार्थिभ्यः मौखिकरूपेण अधिकाधिक विवरणं देयं। मौखिक रूप से बोलने के लिए उसको अधिक से अधिक विवरण दें। या विद्यार्थिभ्यः अधिक श्रुतलेखं देयं। श्रुतलेखन दें, तो भाषा है तो श्रुतलेख तो उसको एक बार के लिए काट ही दो। व्याकरण ज्ञानस्य वर्धनं कार्यं। व्याकरण भी एक बार का ये इसको काट दो। अधिक से अधिक पुस्तकें देंगे जो बालक क्या करेगा, उसको पढ़ेगा भी नहीं। लेकिन विद्यार्थिभ्यः मौखिक रूपेण अधिकाधिक विवरणं देयम्। अगर बच्चे को अधिक से अधिक मौखिक रूप में बुलाएँगे, उसको अधिक से अधिक बताएँगे तो बच्चा क्या करेगा, भाषा में उसकी रुचि होगी। दोस्तों, भाषा का मतलब ही क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति। तो अगर ऑप्शन में मौखिक अभिव्यक्ति कहीं न कहीं मिल जाए तो हमेशा उसको ही ऑप्शन को क्लिक करो, मैं कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थीषु उच्च प्राथमिक स्तरे 8वीं तक उच्च माध्यमिक स्तरे भाषायां रुचि संवर्धनाय अपेक्षितं नाम वक्तव्य आ गया था। तो मौखिक रूप से अधिक-अधिक। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने सीटेट की जो संस्कृत पेडागोजी है, संस्कृत पेडागोजी की पहली क्लास देखी है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आपकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगर ज़्यादा ही अच्छी लगी या किसी कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल का नाम है स्कोर प्लस बाय जगदीश सर। चैनल के ऊपर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सीटेट बहुत ही ज़रूरी है। और इस प्रकार की बहुत सारी और भी क्लास आपको देखने को मिलेगी, जैसे सीडीपी वगैरह की क्लास है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।